Hello everyone, I am Radhika Gupta and I've secured All India Rank 18 in this year's UPSC CSE examination. This was my second attempt and in my first attempt I got in through reserve list and I got into Indian Railway Personal Service and I come from Alirajpur, which is a district in Madhya Pradesh. I done my schooling there and after that I did engineering, mechanical engineering from JSITS Indore and I graduated in 2017. So that is the background about me. Coming to the topic of this particular video, in this we will be talking about strategy for ethics examination, ethics paper, GS4 पेपर. तो एथिक्स के लिए मैं पहले ही एक राइडर दे दूंगी कि दिस इज़ माई पर्सनल टेक अबाउट एथिक्स. मेनी ऑफ यू माइट और माइट नॉट अग्री टू व्हाट आई हैव टू से फॉर एथिक्स, बट आई विल ओनली बी I can only be honest with you and I can only say how I have dealt with ethics here. तो मैं ethics की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इस पेपर को लेकर के वो ये थी कि there is a reason ethics का पेपर has been brought in UPSC and this is brought because they want to check are you ethical as a person. तो जो रैशनल है एथिक्स के पेपर को लाने का वो यही था कि दे वांट टू जज द एस्पिरेंट्स, है ना. तो ये चीज़ आपको पूरे थ्रू आउट द वीडियो याद रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है कि एथिक्स लाया क्यों गया है. उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की. इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे. यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं. तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ. जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर. धन्यवाद. एथिक्स के लिए इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने एथिक्स के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी है. एंड द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस इज़ क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे आगे वाला भी लेक्सिकन पढ़ के ही लिखेगा और मेरे पीछे वाला भी लेक्सिकन पढ़ के ही लिखेगा. हाउ डू आई डिफ्रेंशिएट माई सेल्फ, है ना. अगर मैं भी लेक्सिकन लिखूंगी तो मेरे आगे और मेरे पीछे वाले में डिफ्रेंशिएशन शायद बचेगा नहीं और एक मैकेनिकल तरीका आ जाएगा शायद इसको लिखने का जो कि एग्जामिनर को पसंद ना आए. और एज आई जस्ट मैंशनड कि एथिक्स इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, ऑफ योर एथिकल वैल्यूज़. तो मुझे लगता था कि इट इज़ बेटर इफ़ आई राइट थिंग्स इन माई ओन अंडरस्टैंडिंग, इन माई ओन लैंग्वेज. आई थिंक दैट वुड डिफ्रेंशिएट मी फ्रॉम अदर पीपल. क्योंकि एथिक्स ऐसी चीज़ है, एथिक्स क्योंकि आप पूरा जीवन सीखते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस से, आप अपने आसपास के लोगों से एथिक्स सीखते हैं. और एथिक्स को ये किताब आपको 7 दिन में नहीं सिखा सकती, है ना. तो ये मेरा पर्सनल टेक था एथिक्स के ऊपर एंड आई एम 100% श्योर दैट मेनी ऑफ यू माइट नॉट अग्री टू इट. और ये बहुत ही एक कैलकुलेटेड चीज़ है जो मैं बहुत रिस्क एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग डिफरेंट आई एम सेइंग दिस टू यू. नाउ सेकेंड थिंग, तो क्योंकि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी तो मैंने क्या किया इसके अंदर, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरा जो एथिक्स का स्कोर था लास्ट ईयर 135 था. इस साल द एथिक्स का स्कोर इज़ 112 एंड 112 दिस ईयर इज़ अ वेरी गुड स्कोर क्योंकि एथिक्स में इस बार रेंज ऑफ मार्क्स 120 से कम है. तो उस तरीके से आई गॉट अ वेरी डिसेंट स्कोर दिस ईयर इन एथिक्स एंड दिस इज़ हेल्प्ड मी सेल इन द एग्जामिनेशन ऑल टुगेदर. तो एथिक्स मैं अपनी खुद की डेफिनेशंस लिखती थी इन सारे सब हेडिंग्स के लिए, सब टॉपिक्स के लिए. यही चीज़ आपको भी करनी है. कम अप विथ योर ओन डेफिनेशन, डू नॉट कॉपी डेफिनेशन ऑफ अदर पर्सन, डू नॉट कॉपी अ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, दैट विल हेल्प यू, दैट विल मेक यू डिफरेंट. तो एक ये चीज़ मैंने की थी. और इसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मैंने अपनी ऐसे की स्ट्रैटेजी में भी शेयर किया है कि एवर नोट पर आपको शीट बनानी है. सेम चीज़ आप एथिक्स के लिए भी करिए. मैंने एक शीट बनाई थी एवर नोट पे और ये मैंने एकदम स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन में बनाई थी. समबडी हु इज़ ऑलरेडी एन ऑफिसर एडवाइस्ड मी दैट मेक अ शीट फॉर एथिक्स एंड एसे एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. तो जब आप पूरा साल आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यू कम अक्रॉस एग्जाम्पल्स, यू कम अक्रॉस स्टोरीज ऑफ पीपल हु आर डूइंग रियली गुड वर्क, और वो स्टोरीज़ को आप साल भर कलेक्ट करिए. क्योंकि एक दिन में आप जब सडनली 7 दिन में पढ़ने बैठेंगे, क्या 7 दिन में अपने एथिक्स को या ऐसे को, आपको एकदम से स्टोरीज याद नहीं आएंगी. सो दीज आर द स्टोरीज यू हैव टू कलेक्ट थ्रू आउट द ईयर. तो एकदम स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन में एवर नोट पे एक शीट बना लीजिए और उसमें क्या करिएगा कि एक टेबल बना लीजिए उस शीट के अंदर. एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, जितने भी कीवर्ड आपके सिलेबस के आपको दिख रहे हैं उस कीवर्ड में उस टेबल को डिवाइड कर लीजिए.
एंड वेन एवर यू कम अक्रॉस एनी एग्जाम्पल दैट यू फील कैन बी कोटेड हियर, राइट दैट एग्जाम्पल. उसमें आपको नोबेल लॉरिएट्स के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको सिविल सर्वेंट्स जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, सिविल सोसाइटी के लोगों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे. You can also quote examples from other countries, other nations that you can use. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं हिवरे बाज़ार के बारे में पढ़ रही थी, तो पोपट राव पवार हु इज़ देयर एंड ही इज़ द मैन बिहाइंड हिवरे बाज़ार, जो ट्रांसफॉर्मेशन हिवरे बाज़ार का हुआ है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मॉडल विलेजेस टुडे इन द कंट्री. तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने वहाँ से कलेक्ट किए, और ये सारे एग्जाम्पल्स आप एथिक्स और ऐसे दोनों में यूज़ कर सकते हो इंटरचेंजेबली. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज टू पेपर्स, दैट वॉट यू कैन यूज़ इन एथिक्स यू कैन ऑल्सो यूज़ इन एसेज एज योर ओपनिंग स्टोरीज. Then I came across various civil servants who are doing excellent work. For example, I used to read about Poma Todu ma'am, who is an IAS officer. तो वो 2 घंटे का ट्रैक करती थी to go and meet the tribal hinterlands. Then I also read about Miss Shashanka Ala ma'am. She is also an IAS officer. She set up Khan Sikhul Khan Huan project. That translates to my school, my farm. तो इस टाइप के जो भी इनिशिएटिव्स आप पूरा साल पढ़ते हैं, try to collect those initiatives at one place, and you can use these initiatives, है ना? You can use these stories. There are various quotations which have been given by people like Gandhi ji, Nehru ji, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मंडेला. तो ये सारे कोटेशंस आप एक जगह इकट्ठे करिए, ये सारी चीज़ें आप एक जगह इकट्ठी करिए, और इनको आप अपने एथिक्स के आंसर्स में यूज़ करिएगा. ये चीज़ आपको पूरा साल करनी है. अभी उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको एथिक्स के अंदर जो करनी है वो ये करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर यू आर डन रीडिंग द सिलेबस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट द कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस, ट्राई एंड गो बैक एंड रीड प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़. तो मैंने कई 20-30 टॉपर कॉपीज़ अपनी रीड करी थी लास्ट ईयर टू अंडरस्टैंड हाउ द टॉपर्स आर राइटिंग, सो दैट आई कुड गेज कि इज़ इट दैट, मतलब डू आई नीड टू रीड अ बुक और कैन आई राइट ऑन माई ओन. तो जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे और कुछ टॉपर कॉपीज़ पढ़ी, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई डोंट नीड टू रीड अ बुक, बट आई ओनली नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू आई राइट और हाउ डू आई इंटरप्रेट द क्वेश्चन. तो पार्ट ए में, जैसे आपको पता होगा कि पार्ट ए में कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपको 2 पेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखनी है. तो मैं बुलेट पॉइंट्स में ना लिखते हुए पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर्स लिखती थी मोस्ट ऑफ द टाइम. कई बार बुलेट पॉइंट्स में भी आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक फ्लूइडिटी रहती थी मेरे आंसर्स में. आई ऑल्सो केम अक्रॉस गुंजन द्विवेदी मैम्स कॉपी. शी इज़ ऑल इंडिया रैंक 9 आई थिंक इन 2018 और 17, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज चेक. तो गुंजन द्विवेदी मैम की कॉपीज़ मैंने एथिक्स की पढ़ी थी, एंड दीज आर ब्रिलियंट. यू कैन गो एंड रेफर दैट ऑन विजन रिसोर्स, और विजन की दूसरे टॉपर कॉपीज़ भी आप देख लीजिएगा. तो गुंजन मैम का जो लिखने का तरीका था, इट वॉज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल बट वेरी आर्टिकुलेट. तो वहाँ से मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपको बहुत सिंपल तरीके से लिखना है, बट आपको ऐसे लिखना है कि द अदर पर्सन वांट्स टू रीड इट, है ना. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई फिगर्ड आउट. उनका केस स्टडी लिखने का तरीका भी बड़ा अच्छा है, तो केस स्टडी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में. तो रीड प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़, एंड वंस यू आर डन विद दैट, 2013 से लेकर के 2020 तक के जितने भी एथिक्स के क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ ट्राई एंड ब्रेनस्टॉर्म दोज क्वेश्चंस. आपको ये बैठ के सोचना है कि आप उसके अंदर क्या लिखोगे, है ना. आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे, किस स्टोरी से आप उसको सब्सटैंशिएट करोगे, और कैसे आप उसको एंड करोगे. एक चीज़ आप ये कर सकते हो. और एक चीज़ मैंने और अपने आंसर कॉपीज़ में की थी इस बार, एंड दिस वाज इन माय मेंस एग्जामिनेशन, कि जो पार्ट ए होता है उसमें कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. कई बार सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में मान लीजिए कोई कोटेशन आई है, एंड आई फिगर्ड आउट कि 7th या 8th क्वेश्चन का जब मैं आंसर लिख रही हूँ, तो मैं वही सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन वाली कोटेशन को फिर से यूज़ कर सकती हूँ सब्सटैंशिएट करने के लिए. तो मैंने 2 क्वेश्चन में ये किया था. 2 क्वेश्चन में मैंने दूसरी कोटेशन, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन था यूपीएससी का, उसको मैंने सब्सटैंशिएट करने के लिए फिर से यूज़ कर लिया था. तो इससे एक तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि आप काफ़ी एक्टिव है वाइल यूर राइटिंग, एंड यू आर देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू आर एबल टू कनेक्ट विद द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो. तो हर क्वेश्चन में ये करना नहीं है जहाँ पे ओनली वेर इट फिट्स. ठीक है, तो अगर आपको एकदम इंट्यूटिवली दिख रहा है कि हाँ ये फिट हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, गो अहेड एंड यूज़ इट. मैंने 2 क्वेश्चन में यूज़ किया था ये, एंड आई थिंक इट पेड मी ऑफ वेल. ठीक है, तो लेकिन बहुत कॉशियसली ट्रेड करिएगा. ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन का कोटेशन आप ले रहे हैं, ये मत करिएगा. ठीक है, दिस वॉज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज़ कि इफ़ वी, जैसा मैंने बताया कि स्टोरीज़ आपको कलेक्ट करनी है, तो पूरा साल जैसे आप ऐसे के लिए स्टोरीज़ कलेक्ट करेंगे, सेम चीज़ आपको एथिक्स के लिए भी करनी है. कलेक्ट योर स्टोरीज़, मेक 1 पेज डेफिनेशन, मेक 1 पेज
notes for every keyword that is there in your syllabus, and these are your definitions of the syllabus. तो मोटा मोटा मैंने ये किया था एथिक्स के लिए, और 2013 से लेकर 20 तक के मैंने सारे क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्म किए थे। और मैं करती क्या थी कि जैसे 2014 का मैंने पेपर उठाया, उसके 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस हैं, मैं सारे ब्रेनस्टॉर्म करूँगी, एक छोटा सा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर मैं खुद बनाऊँगी। और जब मैंने ये 20 क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बना लिया, तो उसके बाद में जाकर के विजन का एक रिसोर्स वीडियो है जो उन्होंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसमें उन्होंने 1 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस किए उस पर्टिकुलर ईयर के। तो मेरे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मैं वो वीडियो देखती थी, तो उससे मुझे बहुत सारा वैल्यूडेशन मटेरियल मिलता था, बहुत सारी कोटेशंस, बहुत सारे एग्जांपल्स जो शायद मैं नहीं सोच पाई। तो उस तरीके से मैं उसको रेड पेन से वैल्यूडेशन वहीं साइड में कर लेती थी। तो मैंने 2013 से 20 तक ये जब चीज़ करी, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारा वैल्यूडेशन, बहुत सारे नोट्स मेरे वहीं से बन गए। एंड दैट इज़ हाउ आई वॉज ऑलमोस्ट डन विथ माई सिलेबस ऑफ एथिक्स। एंड उसको मैंने अपना फ्लेवर ऐड किया, अपने टर्म्स में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, और अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को ऐड करके। सो दिस वॉज माई एंटायर प्रिपरेशन फॉर एथिक्स। मैंने एथिक्स में मटेरियल बनाने में या कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मैंने सोचने में और इंट्रोस्पेक्ट करने में ज़्यादा टाइम दिया है, क्योंकि एथिक्स इज़ ऑल अबाउट दैट। वो आपकी रिफ्लेक्शन है आपकी पर्सनैलिटी का। सो बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ बीइंग एथिकल। DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सिर्फ एथिक्स का पेपर लिखने के लिए एथिक्स नहीं पढ़ना है, एथिकल बनना है। क्योंकि बिलीव मी, जब आप 3 घंटे का पेपर लिख रहे होते हैं, तो जो आपकी इंटरनल थिंकिंग है, जो आपकी इंटरनल थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। तो ये मत सोचिएगा कि आप एज ए पर्सन अनएथिकल हैं तो आप एथिक्स वहाँ प्रोजेक्ट कर देंगे। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। यूपीएससी इस टर्म्स में बहुत स्मार्ट है कि वो 3 घंटे का टाइम आपको देता है, और पेपर बहुत लेंदी होता है। एथिक्स का स्पेशली लंबा पेपर होता है। यू विल नॉट गेट टाइम टू थिंक, एंड वंस यू डू नॉट गेट टाइम टू थिंक, यू एक्चुअली एंड अप राइटिंग वॉट यू आर, हु you are as a person. So please try and be ethical and try to imbibe those qualities of ethics throughout your journey. And believe me, when that gets reflected in your paper, you are rewarded for that. And this can be in any paper, not just in ethics, but in GS also. So your ethical side has to be displayed. और एक चीज़ और आपको समझनी है एथिक्स के पेपर में कि क्वेश्चन को GS के तरीके से नहीं लिखना है. जैसे मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन वाई रेप्स अगेंस्ट वुमेन आर हैपनिंग और वाई एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन आर हैपनिंग, GS का जब आंसर आप लिखते हैं तो आप शायद लीगल एस्पेक्ट लिखेंगे, आप शायद सोसाइटल एस्पेक्ट लिखेंगे, आप शायद सोशलाइजेशन लिखेंगे, आप शायद इश्यूज़ that are there in the criminal justice system वो सब लिखेंगे. But when you're writing it from the perspective of ethics, you have to talk about attitude क्योंकि it is the attitude, it is the paternalistic attitude, it is patriarchy that is the reason, primary reason behind the issues that are there with women in India. ठीक है, तो आपको ये समझना है कि किस कीवर्ड, एथिकल कीवर्ड के साथ वो टॉपिक जा रहा है. तो GS के आंसर की तरह मत लिखिएगा, आपको एथिक्स के फ्रेमवर्क से, एथिक्स के लेंस से अपने आंसर्स को लिखना है. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये चीज़ आप डिफ्रेंशिएशन हमेशा कोशिश करेगा कि आप समझें और सेल्फ इवैल्यूएट करें, आर यू ऑन द राइट पाथ. तो उसी तरीके से अपने एथिक्स के आंसर्स को लिखने की कोशिश करेगा कि एथिक्स के किस कीवर्ड से वो आ रहा है, किस सिलेबस की जगह से वो आ रहा है. एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू आर्ग्यू योर आंसर एंड ऑलवेज एंड विथ होप. एथिक्स के आंसर्स में वही जो मैं बता रही हूँ, ऑप्टिमिज्म हैज़ टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स, होप एंड पॉजिटिविटी हैज़ टू बी देयर. इस चीज़ का बहुत बहुत खासा ध्यान रखिएगा. The third thing in ethics preparation is after you are done writing questions of previous year, अलग अलग कोचिंग के मॉक टेस्ट ले लीजिए और उसके साथ क्या करिए, घर बैठ के लिखिए उनको and then do validation from these test series. I think this would suffice for ethics preparation, but more than everything else, keep reflecting on your answers, keep reflecting on how you are perceiving a particular topic. क्योंकि एथिक्स अगेन इज़ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आती है, जहाँ पे आपके पर्सनल एग्जाम्पल्स निकल के आएंगे. तो अपनी लाइफ से जो भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, वेर यू हैव बीन एथिकल, वेर यू हैव शोड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वेर यू हैव शोड योर इंटेग्रिटी, वेर यू हैव शोड योर ऑनेस्टी, राइट दोज थिंग्स. उनको एक जगह इकट्ठा करिए और उस तरीके से लिखिए. ठीक है, तो ये चीज़ है. नाउ कमिंग टू केस स्टडीज़ पार्ट.
तो केस स्टडीज़ में एथिक्स में ये करना है कि एक चीज़ जो बहुत सटल तरीके से होती है बट हम लोग ऑफन भूल जाते हैं, वो यही कि हम जब स्टेक होल्डर्स लिख रहे होते हैं एथिक्स के अंदर तो हम प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं। तो मैं जब गुंजन द्विवेदी मैम की कॉपीज़ पढ़ रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शी वॉज वेरी गुड एट प्रायोरिटाइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज़ अ केस स्टडी अबाउट सम राइट्स दैट आर हैपनिंग समवेयर एंड सम पीपल आर इंजर्ड, तो हमें स्टेक होल्डर्स लिखने के लिए पहला सब पार्ट है कि वी हैव टू राइट द स्टेक होल्डर्स एंड देयर इंटरेस्ट। सो वी ऑफन से दैट मी एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज द फर्स्ट स्टेक होल्डर, एंड व्हाट शी यूज्ड टू डू वाज शी यूज्ड टू राइट द इंजर्ड, द मोस्ट वल्नरेबल एज द फर्स्ट स्टेक होल्डर एंड द इंटरेस्ट इज दैट वी हैव टू गेट देम ट्रीटेड। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वी एज सिविल सर्वेंट्स और वी एज अ पर्सन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड कम लास्ट, द मोस्ट वल्नरेबल वुड कम फर्स्ट। तो कहीं भी कोई इंजर्ड अगर है, कहीं कोई किसी एट्रोसिटी में फंसा हुआ है, कहीं किसी वीमेन के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, दे विल कम फर्स्ट। तो आपको अपनी केस स्टडी पढ़ के ये समझना है कि सबसे वल्नरेबल कौन है और उस वल्नरेबल इंसान के स्टेक होल्डर और उसके स्टेक्स सबसे पहले लिखने हैं, और फिर उसी प्रायोरिटी में आपको अपने स्टेक होल्डर्स लिखने हैं और उनके इंटरेस्ट लिखने हैं, एंड यू वुड कम लास्ट। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, दिस शोज हु यू आर प्रायोरिटाइजिंग एज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल while you are प्रायोरिटाइजिंग एंड while you are राइटिंग द स्टेक होल्डर्स। द सेकेंड थिंग इज, बहुत सिंपल तरीके से अपनी केस स्टडी को लिखिए। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट वुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, तो जिस प्रायोरिटी में आपने स्टेक होल्डर लिखे हैं उसी प्रायोरिटी में आपका कोर्स ऑफ एक्शन भी आपको लिखना है। टेक cues from constitution, from the legal statutes that are there। अगर कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो लिखिए कि ह्यूमन राइट वायलेशन है। अगर कहीं कोई फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है तो लिखिए कि यहाँ पे आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है। अगर आपको कहीं लगता है कि रूल ऑफ लॉ वायलेट हो रहा है, बी वेरी स्टर्न अबाउट इट, राइट कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ वायलेट हुआ एंड यू विल टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट इट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। देर आर सर्टन कीवर्ड्स इन एथिक्स दैट आई हैव लर्नड, जैसे इमोशनल अपील है, एथिकल अपील है, रैशनल अपील है और लीगल अपील है। ये सब कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इमोशनल अपील से क्या मतलब है? इमोशनल अपील से मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे चाइल्ड मैरिजेस को स्टॉप करना है या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन, फीमेल चाइल्ड एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे आप इमोशनल अपील दे सकते हो वे फॉरवर्ड में, कि आप इमोशनली लोगों को बोलोगे कि नहीं, बेटी है तो भविष्य है। दिस इज़ एन इमोशनल अपील, राइट? सो इस टाइप की इनोवेटिव चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो कि बेटी बोझ नहीं, बेटी भविष्य है। दिस यू कैन यूज़। फिर अगर आपको वहाँ पे एक एथिकल अपील देनी है तो एथिकल अपील में आप ये बोल सकते हो कि आपका एथिक्स, ये आपके एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू हैव टू टीच, यू हैव टू एजुकेट योर चिल्ड्रन। तो ये एक एथिकल अपील होती है कि आप एथिकली गलत हो अगर आप पढ़ा नहीं रहे हो तो। फिर एक होती है लीगल अपील, जिसके अंदर आप ये बोलोगे कि ये इनका अधिकार है, अगर आप इनको इनके अधिकार से वंचित कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। सो दीज आर द वेज यू कैन यूज डिफरेंट अपील्स to bring a societal change, and these kinds of appeals are really helpful when you're speaking about any change where society has to come forward, and these are bigger issues of casteism, of communalism, of children, of women, of LGBT community। ये वो वाले issues है जहाँ पे societal change के लिए आपको बहुत तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से steps लेने पड़ेंगे। इस टाइप के questions में you can always write through these kinds of appeals, and this looks really good क्योंकि आप structure बना पा रहे हो अपने case study के लिए। So ethics में आपको एक चीज़ जो करनी है वो ये करनी है कि write as many questions as possible। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप you would come across every possible situation that can be there and every possible quotation that can be there। तो जितना एक्सटेंसिवली आप लिखेंगे उतना ही एक्सटेंसिवली आप रिफ्लेक्ट करेंगे, आप सोचेंगे। सो डू नॉट शाई अवे फ्रॉम राइटिंग क्वेश्चंस इन एथिक्स एंड डू नॉट फील दैट यू विल गो इन एग्जामिनेशन हॉल एंड राइट एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। तो एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम लिंकेजेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना आप लिखेंगे उतना आप सोचेंगे एथिक्स के बारे में, उतना ही आप इंटरकनेक्टिविटी बना पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। राइट एज मेनी क्वेश्चंस एंड स्पेशली डू नॉट लीव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आई हैव मेड दिस मिस्टेक इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड बिलीव मी, उसके कारण मुझे लगा था कि मैं उतना अच्छे आंसर शायद नहीं लिख पाई। तो लास्ट ईयर 2019 में 165 वॉज द हाइएस्ट इन एथिक्स एंड आई गॉट 135। दिस ईयर आई थिंक द हाइएस्ट इज इन द रेंज ऑफ 115-120 इन एथिक्स एंड आई गॉट 112। तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स आपको लगेगा कि 135 से 112 पे आई हूँ, बट रिलेटिवली इट्स अ वेरी गुड स्कोर दिस ईयर। तो द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस इज़ बिकॉज आई हैव इम्प्रूव्ड इन टर्म्स ऑफ माई राइटिंग। वो आप कैसे कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से लिख लें
ये आपके लिए नॉर्थ स्टार है, आपका गाइडिंग कंपस है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी कैसे पूछ रहा है, किस चीज़ पे वो फोकस कर रहा है। ऑल्सो समटाइम्स केस स्टडीज़ आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल लाइफ इंसिडेंसेस दैट आर हैपनिंग अराउंड। जैसे 2 साल पहले एडवर्ड स्नोडेन पे एक केस स्टडी आई थी, क्योंकि एनएसए में एक डेटा लीकेजेस हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स में। फिर कोविड के ऊपर केस स्टडीज़ आई हैं, ठीक है। सो देन देर आर केस स्टडीज़ ऑन विलेजेस दैट आर देयर, हाइपोथेटिकल विलेजेस के ऊपर भी केस स्टडीज़ आई है। तो केस स्टडीज़ आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है उनसे भी कई बार इंस्पायर होकर आती है कि यू एज अ सिविल सर्वेंट, यू एज अ मैजिस्ट्रेट और यू एज अ पुलिस ऑफिसर, व्हाट वुड यू डू? सो वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, इफ़ यू फील दैट इट कैन कम एज अ केस स्टडी, प्लीज़ सिट बैक, थिंक फॉर सम टाइम एंड मेक अ स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट कि कैसे उस सिचुएशन में आप रिएक्ट करेंगे, कैसे आप सोचेंगे और किस तरीके से आपका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। तो ये चीज़ें आप बिफोर हैंड कर सकते हैं। और यहीं पे आई थिंक टेस्ट सीरीज़ का जो वो है इम्पॉर्टेंस है वो आता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ विल मेक केस स्टडीज़ इन दैट मैनर। सो राइट एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज एसे, एथिक्स एंड योर ऑप्शनल, बिकॉज दीज आर मेक और ब्रेक सिचुएशंस इन योर पेपर। तो जितना अच्छे से आप ऐसे और एथिक्स के क्वेश्चंस लिखेंगे उतना ही आपको मार्क्स में लीवे मिलेगा, एक एज मिल जाएगा बाकी लोगों से। सो आई थिंक दैट इज़ अबाउट एथिक्स, दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर एथिक्स। मैंने रिसोर्सेज तो नहीं पढ़े, बट मैंने एक्सटेंसिवली बहुत सोचा है बैठ के, बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया और बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की है। सो दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ वेयर माई आंसर्स वर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर पीपल. And with that, I would like to say all the best to all of you, and I would also like to thank DKT and entire team of DKT for giving me the opportunity to come and share my experiences, and all the best. Thank you.